brought to you by ZX। एक ऐप है, नाम है फ्लाइट रेडार। ये ऐप फ्लाइट्स को ट्रैक करती है। बीते दिनों फ्लाइट रेडार ने हर जगह की तरह पाकिस्तान में उड़ रही फ्लाइट्स को भी ट्रैक किया। वैसे तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर सबकी नजर गई एक प्लेन पर। ये तुर्की एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। इसके बाद एक और प्लेन दिखा, पर इस बार प्लेन की डिटेल्स नहीं मिली। बस इतना पता चला कि ये प्लेन चीन से आ रहा है। करीब 60 घंटे तक लगातार प्लेन्स के आने जाने का सिलसिला चलता रहा। इसकी टाइमिंग भी काफी दिलचस्प थी। कुछ ही समय पहले पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। ये एक डिफेंस पैक्ट है जिसमें कोऑपरेशन से लेकर एक दूसरे की मदद वगैरह की बातें हैं। दिलचस्प बात यह है कि पैक्ट साइन होते ही अचानक पाकिस्तान में तुर्की चीन के मिलिट्री जहाज घूमते दिखे। ये जहाज लगभग 60 घंटों तक आसमान में घूमते नजर आए। अब यहाँ एक सवाल आता है कि इस पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब की तिकड़ी में चीन कहां से आया? क्योंकि इस पैक्ट के बाद कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इस्लामिक नाटो जैसा कुछ बनाना चाह रहा है। इसे समझने के लिए भारत के पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का एक स्टेटमेंट ही काफी है। आर्मी डे 2026 पर उन्होंने कहा था, ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का 80% मिलिट्री इक्विपमेंट चीन से आता है। ये फैक्ट है कि चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान या चीन, हम समझते हैं कि एक ही बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डीजीएमओ थे। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को सबक तो सिखाया, पर खुद भारत को भी एक सीख मिली। वजह, एलओसी पर पाकिस्तान ने लगातार ऐसे ड्रोन्स भेजे जो चीन या तुर्की मेड थे। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस से लेकर फाइटर जेट्स तक चीन के हैं। अब 2026 में पाकिस्तान ने इस दोस्ती को और विस्तार दे दिया है। इसीलिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में तुर्की, चीन के जहाजों की मौजूदगी चिंता का कारण है। अब सवाल कि इन बड़े बड़े जहाजों में क्या मंगा रहा है पाकिस्तान? न्यूज 18 के पत्रकार मनोज गुप्ता ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में घूम रहे तुर्की, चीन के विमानों पर एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट कहती है कि ये हेवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स थे। इनमें तुर्की एयरफोर्स का एयरबस A400M एटलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। 60 घंटों के अंदर इन्होंने कई बार पाकिस्तान का चक्कर लगाया। ये एयरक्राफ्ट रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर दिखे। सूत्रों का कहना है कि विमानों की आवाजाही का ताल्लुक मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे कि ड्रोन और डिफेंस से जुड़े दूसरे मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट से था। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे कि लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे HQ-9 और बिना पायलट वाले विमान यानी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के लिए चीन पर काफी हद तक निर्भर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो चीन पाकिस्तान का रिश्ता और भी गहरा हुआ है। चीनी एविएशन इंडस्ट्री के कर्मचारियों ने मई 2025 में पाकिस्तान को तकनीकी मदद भी दी थी। वहीं तुर्की भी पाक के लिए डिफेंस सेक्टर में एक अहम पार्टनर बनकर उभरा है। खासकर ड्रोन्स, नेवल सिस्टम्स और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में तुर्की ने पाकिस्तान की खूब मदद की है। मई 2026 में पाकिस्तान के एयर चीफ ने तुर्की में डिफेंस, एरोस्पेस इनोवेशन, बिना पायलट वाले सिस्टम्स और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई हाई लेवल बैठकें भी की थी। पाकिस्तान ने भारत पर तुर्की के YIHA और एसिस गार्ड सोनगार जैसे ड्रोन्स दागे थे। भारत लगातार अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA पर काम कर रहा है। भारत के पास अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 के ऑफर भी हैं, लेकिन भारत ने इन ऑफर्स पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। जानकार बताते हैं कि भारत अपने स्वदेशी जेट AMCA पर फोकस कर रहा है। अब भारत अपने जेट्स पर फोकस कर रहा है तो पड़ोसी यानी पाकिस्तान भी रेस में कूद गया है, पर वो स्वदेशी ऑपरेशंस की तो सोच ही नहीं रहा। इसके लिए भी वो तुर्की, चीन के भरोसे है। इस महीने की शुरुआत में तुर्की और पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट में कोऑपरेशन बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। तुर्की के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोग्राम कान प्रोजेक्ट में पहले से ही लगभग 200 पाकिस्तानी इंजीनियर और अधिकारी शामिल है। हालांकि अब तक कान प्रोजेक्ट पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगस्त में ही जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी भी भारत दौरे पर आए। अब डिफेंस मिनिस्टर की ट्रिप हुई, इसीलिए उन्होंने वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई का दौरा भी किया।
इस बीच भारत ने जापान को पाकिस्तान और दुनिया में फैले उसके दोस्तों से जुड़े खतरे के लिए आगाह किया। अब जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, और यहीं एंट्री होती है नॉर्थ कोरिया की। 19 अक्टूबर 2002 को गार्जियन की एक रिपोर्ट छपी। ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को यूरेनियम एनरिचमेंट की तकनीक मुहैया कराई थी। पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने कई बार नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। पाकिस्तान ने ही नॉर्थ कोरिया को सेंट्रीफ्यूज डिजाइन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी। वर्तमान सिनेरियो को देखें तो नॉर्थ कोरिया लगातार जापान को परेशान करता रहता है। कभी वो जापान के तट के पास बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है, कभी समुद्र में कोई टेस्ट करता है। इसके पीछे किम जोंग उन का मकसद होता है पावर का प्रदर्शन, और आसान भाषा में कहें तो खौफ बनाने और उसे मेंटेन रखने के लिए ऐसा किया जाता है। इसी चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर भारत ने जापान को चेताया है। दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठकों में भारत ने जापान से कहा है कि वो पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी या तकनीकी जानकारी न दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने चेतावनी दी है कि ऐसी क्षमताएं आखिरकार उत्तर कोरिया तक पहुंच सकती हैं। फिलहाल पाकिस्तान लगातार अपनी सेना को अपग्रेड कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस की नाकामी से लेकर LOC की शेलिंग से उसे काफी नुकसान हुआ। लिहाजा पाकिस्तान हर वो काम करने को तैयार है जिससे वो भारत से लड़ सके। इसीलिए उसने स्मार्ट चाल चलने की कोशिश की है। उसने डिफेंस पैक्ट में सऊदी अरब को भी शामिल किया। ये करके वो भारत को सऊदी अरब से दूर ले जाने की अपनी लॉन्ग टर्म योजना पर काम कर रहा है। साथ ही वो चीन से हथियार, फाइटर जेट्स का सौदा भी कर रहा है जिससे वो अगली बार भारत को घेर सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये खबर लिखी है हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।